मेरे संग की औरतें पार्ट 3। इस पैराग्राफ में लेखिका बता रही हैं अपने 5 बहनों और भाइयों के बारे में। उनका कहना है कि माँ जी ने सर्वप्रथम मन्नत मांगकर बेटी को मांगा था, लड़की मांगा था। इसलिए चारों बहनें और लेखिका भी कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई और नानी माँ और माता जी के और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। मतलब लीक से, उन्हीं लोगों की तरह लीक से हटकर चली। पहली लड़की थी जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह लेखिका नहीं, उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी बाहर का मंजुला। वो बाद में लेखिका बन गई, अर्थात लेखिका अवतार हुआ था। वो बहुत अच्छा लिखती थी और लेखिका के रूप में भी उनका नाम मंजुल भगत था, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई थी कि अपना नाम बदलकर वो पति का नाम क्यों ग्रहण कर रही हैं। इसलिए पैदाशी जैन नाम को छोड़कर भगत बनी। दूसरी नंबर पर लेखिका थी, इनका नाम उमा था और बाहर का मृदुला। इन्होंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया था, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। लेखिका को जब याद है, जब उन्होंने लिखना शुरू किया था उससे पहले ही कुछ नारीवाद का चलन हुआ था। इसमें नारी के अधिकार के लिए बात की जाती थी। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, इसी नारीवाद ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर लेखिका से पूछा भी जाता था कि आप लोग पुंगापंथी और घरगुस्सू क्यों हैं। अर्थात उन्होंने पति का नाम अपनाया था तो वो पोंगापंथी क्यों हैं और घर में क्यों घुसे रहते हो, नाम क्यों बदला, इत्यादि इत्यादि। इसका कोई भी जवाब लेखिका के पास नहीं था और बाद में भी नहीं रहा। हाँ, अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते देखा लेखिका ने। जब उन्होंने नाम बदल लिया तो अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते देखा, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। पूछने को तो पिताजी से भी लोग पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका नहीं मन भरा, तो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। अब लेखिका अपनी छोटी बहन का जिक्र करती हैं जिसका घर का नाम गौरी है और बाहर का चित्रा। वह लिखती नहीं थी। उसका कहना था कि अगर सभी लोग लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन। खैर, उसके बाद 4थी और 5वीं बेटियां भी पैदा हुई। पिताजी इतनी बातें सुन चुके थे कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद उनका एक भाई भी हुआ जिसका नाम उन लोगों ने राजीव रखा था। मजे की बात यह थी कि बीच की दोनों बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव। फिर उसमें जा फंसे, अर्थात फिर लेखक बन गए। अचला लेखिका से 8 साल छोटी थी और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए वो हिंदी नहीं अंग्रेजी में लिखती। पर राजीव तो फिर भी हिंदी के हवाले ही हो गया, वह हिंदी में ही लिखा करता। अब पूरे परिवार में 4 लिखते थे और तमाम खानदान उन्हें पढ़ता था। अब लेखिका कहती है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में लेखिका को काफ़ी वक्त लगा। लेखिका के लेखन को, लिखे हुए कहानियों को उनके ससुराल में महत्व नहीं मिला और वहाँ कोई नहीं पढ़ता था, जिस बात को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में उन्हें बहुत सारा वक्त लग गया। फिर भी इसमें उनके फ़ायदे भी नज़र आने लगे थे कि वो लोग नहीं पढ़ते थे।
कम से कम घर के भीतर तो उन्हें हिंदी की आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता था। घर में कोई आलोचक नहीं था उनके। अब लेखिका उन अदेवियों की बातें करना चाहती हैं जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई थी और लेखक नहीं बनी। मतलब उन दोनों बहनों की जो लेखिका नहीं थी, जो बनी, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा उनके पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। अब क्या कहती है लेखिका कि वो शेर थी तो उनकी गैर लेखिका बहनें जो थीं वो सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी के दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था। थोड़ा सा रास्ता जो गाड़ी से कोई आता है तो वो सामंतशाही का ही तो प्रतीक था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी काम समाप्त करने की भी लाचारी का। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन ही रहती थी। लेखिका ने पहले अपने माँ के बारे में भी बताया था, जिसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि वह कुछ भी नहीं करती थी। पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर होती हुई चली आ रही है। इस बात से उनके पिता बहुत ही नाराज रहते थे कि रेनू जो है वह गाड़ी पे चढ़कर नहीं आती और पैदल ही पैदल खरामा खरामा चली आती है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था। काफ़ी होनहार लड़की थी, जो कहती वो करती, जिद्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी जिद में उसने जनरल थिमैया का चित्र जो है वह पत्र देकर मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथों में दे गया। पड़ोस में भी उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। अतः गाड़ी में बैठने के बाद उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। गाड़ी में तो वो बैठना नहीं चाहती थी, उसके साथ ही उसे इम्तिहान देने से पढ़ने से भी परहेज था। वह नहीं चाहती थी कि वह इम्तिहान दे। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए कि इम्तिहान की बारी आई तो वह अड़ गई कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। वो कहने लगी, बीए करके क्या होगा, क्यों आवश्यक है बीए करना, यह मुझे बता दो तो मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा होने वाला है तो एग्ज़ाम दे दूंगी, वरना नहीं दूंगी। हमने तरह तरह से तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई भी विश्वसनीय तथ्य नहीं लगा रेनू को। आखिर अब उसी कुतर्क का सहारा लिया गया जो युगों से माँ बाप का हथियार है। उन्होंने कहा बीए करो, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ, करो तो करो। रेनू ने बीए कर लिया, पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पिता की खुशी के लिए, और पास होने लायक नंबर लाकर। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन हाँ वो पास हो गई थी, और सच बोलने में तो माँ से भी 2 कदम आगे थी।
गनीमत यह था कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते हैं पर वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत का वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो हंसकर कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अर्थात मुझसे तो बदबू नहीं आती, नहाती हूँ, इसीलिए इत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी थी लेखिका की बहन रेनू। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम आते थे और उसके शागिर्दों के काफ़ी अच्छे नंबर आया करते थे। पर लेखिका के यहाँ तो सब कुछ चलता है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब शादी का वक्त आया तो चित्रा ने एक ही नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से, वरना नहीं। और मुश्किल यही कि हमारे माँ बाप ने खुद, लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करती है। पहली मुलाकात में ही उस लड़के को बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया, अर्थात इन लोगों की शादी हो गई। अब सबसे छोटी बहन अचला, काफी दिनों से कुछ कम खिसकी मालूम होती थी। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास की, फिर पिता की पसंद की शादी भी की, मतलब हर कुछ पिता के अनुसार। पर इससे आगे, यहाँ तक तो ठीक था, इससे आगे वह भी परंपरा की लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचता ही नहीं था, इसीलिए मंजुला और लेखिका के उम्र के 30 बरस पास करते ही उसने भी अपने आप को लिखने का रोग लगा लिया, अर्थात लेखिका बन गई। लेखिका की सभी बहनों में एक बात समान रही, घरबार के परंपरागत तरीके से, घरबार को उन लोगों ने परंपरागत तरीके से भले ही न चलाया हो, पर उसे तोड़ा भी नहीं। कभी तलाक के कगार पर उनकी शादी नहीं आई, अपने घर को उन्होंने कायम रखा, ऐसा किनारा बनाया कि वो किनारा टूटा नहीं और उनका परिवार डूबा नहीं। शायद इसलिए कि जैसा उन्होंने अपनी पहले उपन्यास में लिख डाला था, वो लोग सभी विश्वास करती हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है, जैसा कि उनकी नानी और उनकी माँ भी किया करती थी। घर में अपनी मर्जी से ही सभी औरतें जीती रहीं, इसलिए उन्होंने कभी भी शादी को तोड़ने का इरादा नहीं बनाया। जहाँ जो है, जैसा है, उसे उसी तरह रखते हुए अपनी मर्जी से जीती रहीं। शादी के बाद जब लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहीं, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो पिक्चर देखने जाते तो भी अलग से, तो दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर लेखिका वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की भी शौकीन रही थी। लेखिका कभी भी वहाँ के लोगों के चलन से हार नहीं मानी, मतलब वहाँ मर्द और औरत दोनों ही अलग अलग रहा करते थे, जिसको देखकर ये कभी भी निराश नहीं हुई कि उनकी जो ये नाटक की जो कंपनी है वह कैसे चलेगी। साल भर के भीतर उन्होंने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया
अपने अनुसार उन लोगों को ढाल दिया। अगले 4 साल तक तो उन्होंने कई नाटक भी कर लिए, जैसे अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। एक बात तो है कि लेखिका दृढ़ निश्चयी थी। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गईं। तब तक लेखिका के 2 बच्चे भी हो चुके थे जो स्कूल जाने के उम्र तक पहुंच रहे थे, लेकिन वहां कोई भी ढंग का स्कूल भी नहीं था। तब सभी लोगों के राय पर उन्होंने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने के आर्थिक मदद से उनके कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। अपने सीमेंट के कारखाने के आर्थिक मदद से उनके यहाँ एक मिशन स्कूल खोलने की बात उन्होंने की। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन संप्रदाय जो है वह काफ़ी कम था, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में वे असमर्थ थे। तो क्रिश्चियन बच्चे काफ़ी कम थे, इसलिए वह वहाँ स्कूल खोलने में समर्थ नहीं थे। तब लेखिका ने कहा, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी तो शिक्षा पाने का अधिकार है। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। पहले आप हमें यकीन दिलाएं कि स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ का इलाका पिछड़ा था, इसलिए फादर ने कहा कि 100 वर्षों तक बच्चे आएंगे इसमें और चलता रहेगा, इसका आप हमें यकीन दिलाइए। अब लेखिका को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर 100% सच के आगे सिर झुकाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, और यह उनके बचपन की आदत भी थी। सो उन्होंने तय किया कि खुद ही स्कूल खोलेंगी और अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ वो खोलेंगी। और उन्होंने खोला। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता भी लिया, सोचा और मान्यता लिया। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों के, खिसके अर्थात जो परोपकार के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद से उनका काम पूरा हो गया। फिर क्या था, उनके बच्चे, अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में अन्य शहरों के अलग अलग स्कूलों में दाखिला भी पा गए, अर्थात बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ की रही। ऐसे अनेक मौके आए जब लेखिका ने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अपने लेखन में ही पाया, जो शुरू से लास्ट तक लीक से खिसका हुआ, अर्थात परंपरा से अलग अपनी राह खुद तलाशता रहा है। उनका लेखन भी अलग रहा है सबों से, पर सब कुछ कर लेने पर भी वे अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी। 1955 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हुई थी। अब लेखिका जो हैं अपनी बहन के बारे में बता रही हैं कि 1955 में अंतिम दौर में एक बार दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हुई। 9 इंच की बारिश होना भी बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की खासियत रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ सी आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ऊपर से इतनी कड़ी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश,
इसके बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें भी पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी, क्योंकि स्कूल तो बंद रहा होगा। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, पैदल ही चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। लेकिन उसकी जिद। उसने कहा, आपको कैसे पता है? स्कूल वालों ने कैसे बताया है? इस बात का माकूल जवाब किसी के पास भी नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा था, स्कूल में भी लगा रहा होगा, पर बारिश के चलते यह ठप पड़ा हुआ था। बारिश में फ़ोन वगैरह ठप पड़ जाते थे पहले, क्योंकि पहले मोबाइल फ़ोन था नहीं, तो कहीं तार गिर जाते, कहीं कुछ और बात हो जाती, तो फ़ोन ठप पड़ जाते थे। तो उसके बाद रेनू अकेली पैदल ही स्कूल की तरफ चल दी। गनीमत यह था कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम सी गई थी। सड़कों पर पानी था और अब बरस भी नहीं रहा था, लेकिन सड़कों पर पानी था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची थी। स्कूल पहुंचने के बाद उसने देखा कि स्कूल तो बंद था, जैसा उसके माता पिता और लेखिका ने कहा था। चौकीदार भी रेनू को देखकर दंग रह गया था, पर रेनू को कोई मतलब नहीं था इन सब बातों से, और न ही कोई मलाल था। एक बात अच्छी थी इन सारी बहनों में कि जो कुछ भी करती उस पर इन्हें कोई मलाल ना होता। वह वापस 2 मील चलकर घर भी पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? मैं तो स्कूल गई थी और स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपने धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ लेखिका ने यही कहा कि कितना रोमांचित सा एहसास किया होगा उसने जब वह अकेले जगह जगह पानी से भरे हुए सड़क पर चलती हुई होगी अपने धुन में, जबकि उसकी मंजिल उसका स्कूल होगा और अकेले वो अपने मंजिल की तरफ चलती जा रही होगी। इस कार्य में उसे कितना अच्छा लगा होगा। इस तरह से इस आत्मकथा या संस्मरण कथा जो भी कह लें, इसमें लेखिका ने अपने परिवार के बारे में, अपने घर की औरतों के बारे में, जैसे नानी, दादी, परदादी, माँ, 4 बहनें, इन लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे से व्याख्या किया। यहाँ पे मेरे संग की औरतें कहानी समाप्त होती है।